जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। अगर टेंस में आपको टेंशन है तो टेंशन खत्म करने की बारी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा खासा टेंस को बना लूं और अच्छे खासे टेंस को समझ लूं तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना होगा और एक विश्वास अपने अंदर रखना है कि अगर ये वीडियो देख रहा हूं ना तो इस वीडियो से मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, तभी मैं ये वीडियो देख रहा हूं। अगर अपने अंदर ये बांध के चल रहे कि मैं इस वीडियो से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है तो आपको सच में कुछ समझ में आएगा नहीं। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, और मैं एक कहानी सुना रहा हूं, एक कहानी भी है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर वो डॉक्टर आपको 200 रुपया का दवा देता है और आपसे ये कह दे कि जाइए आपका ठीक नहीं होगा, एक बार फिर दिखाइएगा, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि वो दवा काम नहीं करता है। फिर वही एक दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो 1 रुपया भी कहेगा कि यार जाइए यार आपका ठीक हो जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूं वो आपको दवा काम भी कर जाता है। तो भाई दवा के साथ विश्वास भी देना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो में देखने के लिए एक विश्वास भी रखना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको वीडियो का मतलब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज क्या होती है टेंस में। टेंस की सबसे पहली जो चीज है परिभाषा है। चलिए बढ़ते हैं अपने टेंस की परिभाषा की तरफ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय में सिखा के जाऊंगा आपको टेंस। तो चलिए देखते हैं टेंस की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने टेंस वाले पॉइंट पर, और टेंस की परिभाषा को देखकर हम लोग बढ़ेंगे टेंस के प्रकार के तरफ से। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस की परिभाषा देखिए मैंने यहाँ लिख रखी है, क्रिया का कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने का समय या स्थिति का पता चले वह टेंस कहलाता है। क्रिया का कोई भी रूप, क्रिया का कोई रूप का मतलब क्रिया के बारे में मैंने बता रखा है डिटेल में। अगर आप डिटेल में फिर से जाना चाहते तो मैं आपको बता दूं, क्रिया का बहुत से रूप, जैसे गो मतलब जाना, जितने भी ना वाले शब्द हैं सब वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं। आपको मैं ढेर सारा वर्ब दे दूंगा, आप उसे याद कर लीजिएगा चार्ट बना करके। आपको बहुत मजा आएगा टेंस सीखने में। कुछ कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप देख करके आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने ये टेंस की परिभाषा लिख ली है अपनी कॉपी में। अगर कॉपी पेन जिस बच्चे ने नहीं लिया है, जिस दोस्त ने नहीं लिया है, वो जाकर के कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, क्योंकि बहुत कम समय आप टेंस सीखने वाले हैं, दमदार तरीके से, शानदार तरीके से, और वो दमदार, शानदार, असरदार जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं टेंस के प्रकार को। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने टाइप्स ऑफ टेंस में, यानी कि टेंस के प्रकार में। देखते हैं टेंस ये कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, जो टेंस होता है वो टेंस 3 तरीके का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी कभी नहीं आएगी। अगर उसी अंग्रेजी को हम लोग लैंग्वेज मान के चलें तो वो अंग्रेजी हमको जल्द से जल्द आएगी। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों ने चलना सीखा था, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग चलना सीखे थे, अपने माँ बाप का उंगली छोड़ दिए थे, उंगली छोड़ दिए थे, इसलिए हम लोग चलना सीख पाए थे, नहीं तो हमको चलना नहीं आता। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरी राय यही है कि आप अंग्रेजी में हिंदी का सहारा छोड़ दीजिए, सिर्फ उसके मतलब को जानिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के। तो देखिए टाइप्स ऑफ टेंस ये 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। ये 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। कहने का मतलब ये, एक समय जो अभी चल रहा है, जिस वक्त मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और एक टेंस वो जब मैं वीडियो बना, जब आप लोग देख रहे होंगे तो वो मैं वीडियो बना चुका हूँगा, यानी कि बीता हुआ, पास्ट का मतलब बीता हुआ होता है। और ये फ्यूचर है कि मैं अगला वीडियो अब कौन सा बनाऊंगा, ठीक है, ये फ्यूचर होता है, यानी कि आने वाला समय जो होता है आपका फ्यूचर कहलाता है। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय होता है आपका, और प्रेजेंट का मतलब होता है अभी वर्तमान में। जैसे कि मैं भी हूँ, जैसे कोई कहता है ना कि अभी हमार समय बा, इधर गुंडई न चली, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है। और एक लोग कहेगा जैसे कि आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है, आप उसे, वो आपको मार देगा, तो चलो कहोगे कि चलो भैया हमरो समय आए, यानी कि फ्यूचर की बात कर ली हम ना, कि चलो हमरो समय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलिए हमारा भी समय आएगा। तो ये कहने का मतलब है फ्यूचर की बात कर लिए। और फिर हम जैसे बूढ़े हो जाते हैं और हमको कोई जवान आके मारने लगे, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि चला हमारा समय रहा कि तारे जैसा नौजवान है, तो हम लोग बीते हुए की बात कर लिए ना। तो यही होता है टेंस का असली मतलब, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है। थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में समझेंगे, घरेलू लैंग्वेज में समझेंगे तो हम लोग को ज्यादा फायदा होगा, और जल्द से जल्द भाषाएं समझ में आएंगी, और टेंस आपको समझ में काफी दिक्कत नहीं होगा।
तो चलिए देखते हैं अब ये सब टेंसेस में कितने से प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। अभी मैं टेंस के परिचय करा रहा हूं आपसे, सिर्फ आपको टेंस से रूबरू करा रहा हूं कि टेंस आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इनमें कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इन सब में कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब के प्रकार। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग टेंसेस के प्रकार को कि टेंस के कौन से कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये सभी चार चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। इसको अच्छे से देखिए, मैंने कहा प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार होते हैं। जो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, मतलब जानने का कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर मैं सब आपको बता दूंगा, परिभाषाओं में सब क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हिंदी का सहारा छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने चलना सीखा था तो मम्मी पापा का हाथ उंगली छोड़ा था, तभी हमको चलना आया था। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो प्रकार होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने कहा मतलब जानने यानी हिंदी जानने की जरूरत मत समझिए। अगर आप इसकी जरूरत समझ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, आपको टेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको सब समय आने पर बता दूंगा, इनका मतलब जानिए, हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। और कब बताऊंगा? जब आपको इन सब की परिभाषा लिखवाऊंगा तब। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेम टू सेम इतना आपको लिख लेना है, इसमें भी पास्ट में जोड़ करके इतना ही आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया हूं, आपको भी ऐसे लिख लेना है। अगर बात समझ में आई तो कमेंट में बोलिए जी सर। उसके बाद यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है, जो आपका सेम टू सेम रहेगा, बट ये चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट को सेम स्पेलिंग रूल रहेगा, वही आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका वाला है, बस आपको यही चेंज करना है। तीनों प्रकार में, चारों प्रकार में बस यही चेंज होंगे आपके पास्ट फ्यूचर। बाकी सब इंडेफिनिट इसमें भी रहेगा, इंडेफिनिट इसमें भी रहेगा, इंडेफिनिट उसमें भी रहेगा। ठीक है, कंटीन्यूअस इसमें भी रहेगा, कंटीन्यूअस इसमें भी रहेगा, कंटीन्यूअस इसमें भी रहेगा। सबका वही चलने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगर बात समझ में आई तो बोलिए जी सर, जी सर। आपको देखते हैं आगे इसमें क्या करना है और आपको क्या बताना है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप भी कहेंगे कि हाँ मुझे कुछ बातें समझ में आ गई और टेंस कुछ कुछ आने लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान और उसके कुछ परिभाषाओं के कुछ पॉइंट्स को और कुछ बातों को समझेंगे। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या कहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना पाया जाता है, और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। जैसा कि आप डिफिनेशन में देख ही सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में जो होता है वाक्यों में काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव होता क्या है सर। अफर्मेटिव को समझने के लिए जैसे कि आपने देखा कि पहले टेंस जो था तीन प्रकार का था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उन सभी तीनों में चार चार प्रकार थे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हर एक सेंटेंस में आपका 4 से 5 प्रकार होगा, जो कि क्या कहेगा, वो पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है किसी भी साधारण भाषा में कहना, किसी भी वाक्य को साधारण भाषा में कहना, यानी किसी भी शब्द को साधारण भाषा में कहना, वो आपका अफर्मेटिव कहलाता है। मैंने जैसा कि पहले बता रखा है, बार बार मैं कहूंगा भी कि अफर्मेटिव का जो मतलब होता है, आप हिंदी में ना समझिए, इसके मतलब को जानिए, हिंदी इसका मत याद करिए। क्योंकि आप जब तक हिंदी का सहारा लेंगे आपको कभी आएगा ही नहीं टेंस, अंग्रेजी कभी आएगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जो उसका रूल होता है और उस रूल में क्या क्या पॉइंट्स है उसको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सब पॉइंट्स क्या है।
देखिए मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको पेन कॉपी में अफर्मेटिव सेंटेंस का अच्छे से स्पेलिंग लिख लेना है, स्पेलिंग्स को याद कर लेना है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही सब स्पेलिंग नहीं आते हैं और जो कि बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। देखिए सिंगुलर, सर ये सिंगुलर क्या है? सिंगुलर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन का मतलब होता है कि आप एक वचन ही क्या है सर, अब एक वचन बहुवचन क्या है? देखिए एक वचन सब्जेक्ट के लिए मैंने लगाया है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सर सब्जेक्ट एक वचन भी होता है क्या? अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने सब्जेक्ट का एक वीडियो बना रखा है, 2 से 3 मिनट में का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट 2 से 3 मिनट लगेगा, आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। वैसे चलिए आप यहाँ पर चर्चा हुई तो सब्जेक्ट को समझा ही देते हैं, तो चलिए सब्जेक्ट को समझते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी कि करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता यानी कि करने वाला। सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। दूसरा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन और ये बहुवचन। जो आपका एक वचन होता है उसमें जैसे आ गया आपका ही, सी, इट और किसी का नेम, सिंगल नेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब एक वचन कहलाते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट में यहां पर मैंने सिंगुलर मैंने लिखा, सिंगुलर के लिए जो आपका लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले इनके पॉइंट को समझ लेंगे ना तो आपको टेंस बहुत इजी हो जाएगा, बनाने में आपको बहुत सरलता प्राप्त होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, तो मैं अभी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब मैंने बता दिया, कर्ता यानी कि करने वाला। ये 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन आता है सर? जैसे यू, दे, वी और आई, ये सब प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, वी का मतलब हम, आई का मतलब हम। और इसका मतलब होता है ही का मतलब वह, पुरुष के लिए, सी का मतलब भी वह होता है स्त्री के लिए, इट का मतलब यह, नेम का मतलब किसी का नाम। इसमें एक और आप बढ़ा सकते हैं नेम्स, यानी कि 2 से 3 नाम, जो सिंगल ना हो उसके सिवाय 3-4 नाम होंगे तो वो भी प्लूरल में ही आएंगे। आशा करता हूं इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी और इतना पॉइंट आपने लिख भी लिया होगा। तो नहीं लिखे तो फटाक से लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने आगे के पॉइंट को, और आगे के पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को समझ लिया, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सर ये आपने क्या लिख रखा है? ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट को मैंने यहां पर समझा दिया, अब सब्जेक्ट के आगे को समझाता हूं बातों को। अब इसके आगे की बातों को समझने के लिए हम लोग समझेंगे वर्ब। चलिए वर्ब को समझते हैं। सर जी वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब वैसे शब्द जिसमें किसी भी शब्द में ना जुड़ा, मतलब इसके शब्द कुछ अलग बनाए गए हैं ग्रामर में, जैसे हंसना, रोना, गाना, पीना, जाना, रहना। ठीक है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर ये वर्ब का आपने इसी में फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है, तो जी हाँ, अगर मैं बात करूं गो, गो का मतलब होता है जाना। तो ये गो का देखिए 3 फॉर्म होता है, यानी इसी मतलब जैसे हम लोग के घर में या फिर आपके घर में किसी न किसी का 1 2 3 नाम होता है, इसी तरीके से जैसे गो मतलब जाना, तो इस गो का मतलब 2 तरीका नाम है। इसका 2 तरीके का नाम होता है, प्रेजेंट में अलग, फ्यूचर में अलग और पास्ट में अलग, सब में अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाता है गो। और उसके साथ अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो गो का मतलब दूसरा हो जाता है वेंट, और जो तीसरा फॉर्म उसका इसका होता है वो होता है गोन। गो, वेंट और गोन। और जो इसका चौथा फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं गोइंग। और इसी में एक भाषा में अपना मैंने तरीका बना रखा है, अगर 5वें फॉर्म की बात करें तो हो जाता है गोज। क्या हो जाता है? गोज, यस या यस फॉर्म वाला, जो कि हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और बात भी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ब जरूर समझ में आया होगा। अब वर्ब वाले कितने शब्द होते हैं? हंसना, पीना, रोना, सोना, बैठना, उठना, जागना, लिखना, पढ़ना, सब वर्ब हैं। ये सब वर्ब कहलाते हैं। अच्छे से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर छापने वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या होता है, आगे देख लेते हैं भैया क्या होता है। अब आपको मैंने सब्जेक्ट समझा दिया, आपको वर्ब समझा दिया। सर यस या यस इसका क्या फंडा है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यस या यस किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी इट और किसी का सिंगल नाम है, वहां वर्ब के साथ आप लोग यस या यस लगाएंगे। किसके साथ? वर्ब के साथ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कम, तो कम के साथ यस या यस लगाना है, ठीक है, यस यहां पर इसके साथ लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में यस या यस लगेगा, ठीक है। एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसके वर्ब क्या कहलाते हैं, मतलब इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल को फटाफट समझ लेते हैं और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम जाता है, मैंने क्या कहा? राम जाता है। मैंने कहा तुम खेलते हो, क्या खेलते हो? तो यहां पर आपको बात समझनी है, क्या यहां पर आपको बात समझनी है। जैसे मैंने कहा राम, तो राम सबसे पहले पता करिए सिंगुलर है या प्लूरल है। सर आपने तो पहले बता रखा था कि सिंगुलर में राम यानी सिंगल किसी का नाम हो तो वह सिंगुलर कहलाता है। तो सिंगुलर के लिए सबसे पहले हम लोग इसलिए लिखेंगे राम। राम के बाद जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, क्या होता है? गो। अब सिंगुलर के साथ सर जी यस या यस लगता है। सर यस लगाएं या यस लगाएं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बड़ा है, 2 या 3 अक्षर तक का है तो उसमें आप यस लगाएंगे। अगर 4 अक्षर का, 2 ही अक्षर, 3 अक्षर का है और 2 अक्षर का है तो उसमें आप यस लगाएंगे। और अगर 4 अक्षर का है, 5 अक्षर का है तो वहां पर आपको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गो में आप क्या लगाना पसंद करेंगे? ईएस लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये अच्छा सटीक और बैठ रहा है, ठीक है। तो राम गोस, बस इतना ही फंडा होता है। यस या ईएस आपको किसके साथ लगाना है? वर्ब में लगाना है यस या ईएस सिंगुलर, और इसको सब्जेक्ट के देखते हुए, सब्जेक्ट के अनुसार ही आप यस या यस का चुनाव करेंगे, ठीक है। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो यानी कि यू लगाएंगे सबसे पहले। यू खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? सर खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले होता है। तो आप बताइए प्ले के साथ आप यस लगाना पसंद करेंगे कि यस? सर यहाँ पर यस लगा दीजिए ज्यादा, क्योंकि ये 4 अक्षर का ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू प्लेस। क्या हो जाएगा? यू प्लेस। सर ये गलती नहीं हो गया क्या? क्या मैंने कहा ये गलती नहीं हो गया? क्यों गलती हो गया? मैंने आपको जानबूझ के दिया, आपको समझ में भी आना चाहिए। यहां पर यू प्लेज नहीं होगा, सिर्फ यू प्ले होगा। क्या होगा? सिर्फ यू प्ले होगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती मत करिएगा। कुछ बच्चे हमारे यहाँ करते हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चुका है। आपने सब्जेक्ट में प्लूरल में देखा यू, दे, वी और आई और किसी का नेम्स हो, तो वहां पर यस या यस का फंडा नहीं होता है। ये रूल नंबर 2 में आ जाइए, ठीक है। देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई यस यस नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट कैसे लगता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।